हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में युक्ति पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान सार संग्रह देखने वाले हैं। वन लाइनर फॉर्म में 25,000 प्लस क्वेश्चन रहने वाला है। सबसे पहले आप लोग टॉपिक देख लीजिए, कौन कौन सा टॉपिक रहने वाला है। भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पुरस्कार एवं सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल फास्ट तरीके से इसे हम लोग रिवीजन करेंगे। भारत का इतिहास, सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सुरकोटदा से। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो घग्गर नदी, राजस्थान। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? मुद्राओं के निर्माण में सेलखड़ी का उपयोग। बिल्कुल फास्ट तरीके से चलेंगे, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो हो जाएगा कांस्य युग। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, हड़प्पा सभ्यता निवासी थे शहरी थे, वही वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए जाते हैं। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? कपास। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो पतन नगर लोथल था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? माप और तौल की जो खोज हुई थी यह लोथल में। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। सर्वाधिक जो नगर स्थित थी सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थी, जिस कारण से इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी नाम दे दिया गया। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? तो सिंडन के नाम से। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हो जाएगा हड़प्पा। सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा था? तो हड़प्पा। इस कारण से हड़प्पा सभ्यता भी नाम दे दिया गया। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, जो मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली धौलावीरा में। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो सामान्यतः लाल रंग का। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? घरों में कुओं का अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की थी और कहाँ है? तो सिंधु नदी के किनारे लरकाना जिला पाकिस्तान में। नेक्स्ट है रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है। रंगपुर कहाँ है? तो हो जाएगा सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटियों में मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? यह प्राप्त हुई है बैल की आकृति का मुहर। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक प्रति कैसी थी? तो उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक प्रति कैसी थी? उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साज कालीबंगा से, मिट्टी का हल बनावली से। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है। बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की। लोहा की खोज उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अतिरंजी खेड़ी यूपी में। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो गाय के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो हुई है गुजरात में। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? कांस्य के नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से परिचित नहीं थे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से जुगल सावधान का साक्ष्य मिला है? तो लोथल से जुगल सावधान का साक्ष्य मिला है। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। किस पर? संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता।
सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, यह हो जाएगा मृदभांड। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। किसके पास? सिंधु घाटी सभ्यता के पास। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाए गए बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। आगे बढ़ते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर समानता किस रंग का उपयोग हुआ था? तो यह लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो पूर्व आर्य से, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है, तो गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा गुजरात में। कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त था? तो हो जाएगा धौलावीरा, और यहीं से स्टेडियम का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। अब हम लोग चल रहे हैं वैदिक सभ्यता की ओर। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तंबाकू जो लाया भारत में पुर्तगाली लाए हैं। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण के नाम से। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। भारत के राजची में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो लिया गया है मुंडको उपनिषद से। ओम का उच्चारण कहाँ मिला है? तो हो जाएगा कठोर उपनिषद में। कठोर उपनिषद में। यम और नचिकेता का वर्णन भी कठोर उपनिषद में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो हो जाएगा पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो सामवेद को। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक दिए गए हैं, इसे भी देख लेते हैं। शाख दर्शन कपिल मुनि। शाख दर्शन कपिल मुनि। न्याय दर्शन महर्षि गौतम। न्याय दर्शन महर्षि गौतम। चावार्क दर्शन चावार्क। योग दर्शन पतंजलि। पूर्व मीमांसा जैमिनी। उत्तर मीमांसा बादरायण। वैशेषिक दर्शन कनाद। एक बार फिर से सुनिएगा। शाख दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, चावार्क दर्शन चावार्क, योग दर्शन पतंजलि, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण और वैशेषिक दर्शन कनाद। क्लियर। अब आगे है प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता तो हो जाएगा मनु। कौन है? मनु है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो यह हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो है गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप गोधन है। ऋग्वेद के किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? क्षुद्र का उल्लेख पहली बार 10वें मंडल में। वेदों की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री। ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो ईश्वर महिमा से है। ईश्वर महिमा से है। ऋग्वेद में कुल मंडल की संख्या कितनी है? तो 10 है। ऋग्वेद में कुल सूक्तियां हैं 1028। ऋग्वेद में ऋचाएं की संख्या 10,580 है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए ऋचाएं हैं 250। ऋग्वेद में अग्नि के लिए ऋचाएं हैं 200। सर्वाधिक 250 जो है यह इंद्र का है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद यहाँ पे दिया गया है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यह सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। त्रय नाम है 3 वेदों का। त्रय में यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद शामिल है, जबकि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद अथर्ववेद शामिल नहीं है। अथर्ववेद शामिल नहीं है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? यह मिलता है ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा था? यह हो जाएगा वेद। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो वेद है। अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो पवित्र जादू। अथर्व का अर्थ पवित्र जादू होता है। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो यह हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ किसका है?
कौन सा है? तो यह हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। किसका है? तो हो जाएगा यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है ऋग्वेद में। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है तो कठोपनिषद में। आगे ही हमने बताया यम और नचिकेता कठोपनिषद। पुराणों की संख्या कितनी है? तो हो जाएगा 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से था? तो हो जाएगा प्रकृति। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द। शूल्वसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से। शूल्वसूत्र ज्यामिति से। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे? तो सर्वप्रथम पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो यह परुष्णी नदी, रावी नदी के तट पर। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? यह सिंधु नदी है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? तो केकय के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का सम्मान किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का सम्मान किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो यह हो जाएगा कठोर उपनिषद। वैदिक नदी कुब्बा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो हो जाएगा अफगानिस्तान में। काबुल नदी कहाँ है? तो अफगानिस्तान में ही। इसका प्राचीन नाम कुब्बा था। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है? तो हो जाएगा शाख दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो आगे बताया था अतिरंजी खेड़ी यूपी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। अछूत की अवधारणा धर्मशास्त्र के काल में। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित है किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद के 3 मंडल में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे तो स्वर्ण आभूषण को निष्क कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता क्या था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यता क्या था? तो प्रकृति पूजा और यज्ञ। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी? तो मंत्री परिषद। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो गणतंत्र। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो हो जाएगा शाख दर्शन। शाख, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई वैदिक युग में। कब? वैदिक युग में। वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो यह हो जाएगा लुहारगिरी, क्योंकि लोहा का खोज हुआ ही नहीं था तो लुहार कहाँ से आएगा। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को। प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण। आदि काव्य में रामायण भी आता है, महाभारत भी आता है, कहीं कहीं महाभारत भी दिया रहता है। प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरस्वती नदी को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी? तो यह हो जाएगा काल या कुटुंब। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? क्या हो जाएगा? विदथ। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनु स्मृति समाज व्यवस्था से निष्ठ है। गायत्री मंत्र रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? यह ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का। आगे बढ़ते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो अथर्ववेद में। पता ही होगा। आर्य शब्द इंगित करता है तो निर्जाति समूह को। आर्य शब्द इंगित करता है निर्जाति समूह को। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किस में पाया जाता है? विवाह सूक्त ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन वध योगनयी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए। अघन्य शब्द गाय के लिए प्रयोग किया गया था।
ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो कुब्हा और कमरू। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का कवच किसने लिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अथर्व का अर्थ होता है पवित्र, जादू। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो गद्य और पद में यजुर्वेद रचित है। बिल्कुल फास्ट तरीके से करवाऊंगी क्योंकि ये सब इजी क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं ये सब पढ़ चुके होंगे। रिवीजन के तौर पे आप लोग देखा करिएगा, अभी बहुत सारे एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में प्रचलित है, लिखित है? तो हो जाएगा यजुर्वेद। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है तो हो जाएगा प्रजापति, उस समय इंद्र। ऋग्वैदिक काल में इंद्र प्रचलित है। संस्कार की कुल संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार है और 16वां संस्कार अंतिम संस्कार है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत मीमांसा से। बौद्ध धर्म व जैन धर्म, अब हम लोग देखने वाले हैं बौद्ध धर्म व जैन धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ जन्म हुआ था? लुम्बिनी में। वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? बुद्ध के जन्मों के कथाओं का विषय है, यह हो जाएगा जातक। जातक में बुद्ध के जन्मों के बारे में चर्चा किया गया है, पूर्व जन्म के बारे में चर्चा जातक ग्रंथ में। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। त्रिपिटक किसका है? तो बौद्धों का। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीन विहार है तो हो जाएगा नालंदा। सबसे प्राचीन विहार नालंदा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। नागार्जुन कौन थे? तो बौद्ध दार्शनिक थे। किस नगर में बौद्ध संगीति सभा आयोजित की गई थी? तो राजगीर में। देखें यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी यह पाटलिपुत्र में हुई थी, पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी यह राजगीर में हुई थी, राजगीर में। दूसरा जो हुआ था यह हुआ था वैशाली में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। पहला हुआ था किसके समय? अजातशत्रु के समय, हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु के समय हुआ था। दूसरा हुआ था किसके समय बताइएगा? यह हुआ था कालाशोक के समय, कालाशोक, और शिशुनाग वंश का शासक था। तीसरा हुआ था अशोक के समय और चौथा हुआ था कनिष्क के समय। पहला कब हुआ था बताइएगा? पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व, दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व, दूसरा 383, और तीसरा बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व, और चौथा बौद्ध संगीति पहली सदी में हुआ था। ध्यान रखिएगा इतनी बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था, दूसरा का सावक मीर ने, तीसरा मोगलीपुत्तिस ने, और चौथा वसुमित्र ने, और उपाध्यक्ष अश्वघोष था। नेक्स्ट है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है तो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। सूत्र पिटक रचना किसने किया है? तो आनंद ने। सोने में क्या आता है? आनंद आता है। सोने में क्या आता है? आनंद आता है। तो सूत्र पिटक आनंद। मिलिंद पन्ह राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मत संवाद के रूप में है? तो नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? पद्म पानी के नाम से। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? तो अभी हमने बताया कुंडलवन कश्मीर। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र। आगे है, यहाँ पे दिया गया है बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक। हाथी। बुद्ध के गर्भ में आने का जो प्रतीक है यह है हाथी। बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक हाथी है, और इनका जन्म का प्रतीक कमल है। यौवन का जो प्रतीक है जवानी का यह साढ़ है, और गृह त्याग का जो प्रतीक है यह हो जाएगा घोड़ा। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा। घर को कैसे त्यागेंगे? तो घोड़ा पे ही बैठ के। ज्ञान का प्रतीक पीपल। समृद्धि का प्रतीक शेर। समृद्धि का प्रतीक शेर, और पद चिन्ह जो है यह निर्वाण का प्रतीक है, और स्तूप मृत्यु का। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह और मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। क्लियर? इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। गौतम बुद्ध के गुरु का नाम अलार कलाम। बुद्ध में वैराग भावना किस 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? कौन से 4 दृश्य थे? तो बूढ़ा, रोगी, लाश और सन्यासी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में। सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो सांची में। अशोक ने निर्माण करवाया है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो पाल वंश का शासक धर्मपाल ने। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? अशोक के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वसुमित्र ने। उपाध्यक्ष अश्वघोष था। उपाध्यक्ष कौन था? तो अश्वघोष।
मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो मठ, मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बिंबिसार के समय हर्यक वंश का संस्थापक गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी, जो कि बुद्ध भगवान की कौन थी? तो मौसी थी। बोध गया कहाँ स्थित है? तो बिहार के गया में स्थित है। जातक किसका ग्रंथ है? तो बौद्धों का है। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो महिला और क्षुद्रों पर। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो घोड़ा है। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई? भिक्षुणी संघ की स्थापना कपिल वस्तु में। सर्वप्रथम शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो नागार्जुन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, फैलाया गया था? अशोक के समय। सांची क्यों विख्यात है? सबसे बड़ा स्तूप के कारण, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो हो जाएगा पाली भाषा। पाली भाषा बौद्धों की थी और प्राकृत जैन की थी। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ से जैन धर्म का आ गया है, 1 मिनट रुक जाइएगा। यहाँ पे जैन धर्म के बारे में अब स्टार्ट हो रहा है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम में। कुंडग्राम वैशाली में। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? द लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध को। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में? तो उनका गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोलीय वंश से। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक के रुमनदेई अभिलेख से। यहाँ पे दिया भी गया है, देख लेते हैं। मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और सबसे छोटा जो अभिलेख है यह रुमनदेई अभिलेख ही है। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? यह दिया था सारनाथ में। देखिए कितने सारे एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा गया है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। महावीर की माता त्रिशला। महावीर का मूल नाम वर्धमान। महावीर की मृत्यु पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनका चिन्ह वृषभ है। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 तीर्थंकर। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें थे और अंतिम तीर्थंकर थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। श्वेतांबर यह हो जाएगा स्थूल भद्र, दिगंबर भद्रबाहु। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया कि शादी विवाह नहीं करना है। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इनका दामाद जमाली था। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म, त्रिरत्न जैन धर्म। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्यों सोलंकियों ने। स्यादवाद सिद्धांत है जैन धर्म का। स्यादवाद जैन धर्म का। कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 14 पूर्वा। जैन साहित्य को कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु। अनेकांतवाद किसका क्रोध या केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए किया जाती है? या बाहुबली के लिए। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा वल्लभी गुजरात में हुआ था। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत व अर्धमागधी भाषा में है।
गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। गौतम बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख संदर्भित है तो केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था तो मखली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था हिंद यूनानी। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की तो सातवंतों ने। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की तो सातवंतों ने। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था तो नालंदा विश्वविद्यालय। किसने निर्माण करवाया है बताइएगा कुमार गुप्त प्रथम ने। अब हम लोग देखने वाले हैं टॉपिक नंबर 4 महाजनपद काल। इसे भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है तो भोजक या फिर ग्राम भोजक। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था ईरानियों के द्वारा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व। मृत्यु 323 ईसा पूर्व। कहाँ बेबीलोन में। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था कुनिक अजातशत्रु। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर स्थापना की उदयनी और अपने बाप की हत्या कर दी थी। और अजातशत्रु ने भी यही काम किया था, वो अपने पिता को हत्या कर दी थी। 323 ईसा पूर्व सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी बेबीलोन में। सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था। यह हो जाएगा झेलम नदी, वितस्ता नदी या फिर हाइड्रोस्पेसिस का युद्ध भी कहा जाता है। किस प्रकार का मृदमान पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। यह हो जाएगा उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी तो ग्रीवर्ज या फिर राजगृह उसी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था तो यह उदयन के द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है तो बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था यह था घनानंद। आनंद वंश का अंतिम शासक था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था उत्तर भारत पर नंद वंश का। ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था तो हो जाएगा मगध। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था तो घनानंद। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ तो 600 ईसा पूर्व में। सिक्का या फिर मुद्रा का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। यह हो जाएगा कलिंग में। नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग ने। और इसकी जो खुदाई करवाने का काम करवाया था ये किसने तो घनानंद ने। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था तो डेरियस प्रथम। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया अजातशत्रु। पितृहंता वंश इस कारण से ही हर्यक वंश को कहा भी जाता है। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया शिशुनाग ने। अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा तो यह हो जाएगा शिशुनाग। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है तो अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था तो लिच्छवी के द्वारा। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है तो हो जाएगा अर्धचंद्राकार। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे तो यह हो जाएगा बृहदर्थ वंश। कलि ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है भोजक। गृहपति का अर्थ क्या है तो गृहपति का अर्थ हो जाएगा धनी व्यक्ति। अब यहाँ पे जैन संगीतियाँ दिया गया है और बौद्ध संगीतियाँ। चलिए फटाफट इसे भी देख लेते हैं। प्रथम जैन संगीति चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था पाटलिपुत्र में और यह स्थूलभद्र ने किया था। वही द्वितीय जैन संगीति 512 ईस्वी में हुआ था। कब 512 ईस्वी में। और बल्लभी में इसका आयोजन किया गया था जो कि गुजरात में स्थित है और देवाधि क्षमा श्रवण ने इसकी अध्यक्षता किया था। वही यहाँ पे बौद्ध संगीति दिया गया है। प्रथम 483, दूसरा 383, तीसरा 251, कहीं कहीं 255 में दिया रहता है, 250 में रहता है। चतुर्थ प्रथम सदी। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु, दूसरा बौद्ध संगीति कालाशोक, तीसरा बौद्ध संगीति अशोक, चौथा कनिष्क। राजगीर में पहला बौद्ध संगीति, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा
पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन और अध्यक्षता पहला का किया था महाकश्यप ने, दूसरा सर्वकामी ने, मोगलीपुत्र ने और चौथा वसुमित्र ने। ये सब पहले बता दिए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे प्रमुख महाजनपद दिया गया है, उसकी राजधानी दिया गया है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। मगध की राजधानी राजगृह या राजगीर थी। अब बाद में पटना भी राजधानी बनाया गया था इसे, पाटलिपुत्र को। तो यहाँ पे दिया गया है ये जो मगध जो फैला था यह पटना गया वाला क्षेत्र है। अंग की राजधानी चंपा, आधुनिक भागलपुर वाला क्षेत्र है, भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र। काशी की राजधानी वाराणसी या फिर बनारस, शिल्प, व्यापार एवं समृद्धि के लिए यह प्रसिद्ध था, उत्तर प्रदेश में स्थित है। बज्जी की राजधानी वैशाली, विदेह और मिथिला। वैशाली, विदेह और मिथिला किसकी राजधानी? तो बज्जी की। विश्व के प्राचीनतम गणराज्य का जन्मदाता, यह 8 गणराज्यों का एक क्या था? संघ था। मुजफ्फरपुर और दरभंगा वाला क्षेत्र जो है यह बज्जी वाला क्षेत्र है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, आधुनिक उत्तर प्रदेश का साकेत, अयोध्या एवं श्रावस्ती किसमें आता था? यह कौशल महाजनपद में। और जो अभी वर्तमान में फैजाबाद को देख रहे हैं। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ एवं हस्तिनापुर के आसपास का क्षेत्र जैसे कि दिल्ली, मेरठ, यह सब वाला क्षेत्र है। और इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा भी शामिल है। चेंदी की राजधानी शक्तिमती, चेंदी कहाँ है? तो बुंदेलखंड और उसके आसपास वाला भाग, ये भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मल महाजनपद की जो राजधानी थी कुशीनगर एवं पावा था। देवरिया गोरखपुर का क्षेत्र। असमक राजधानी पोटला या फिर पौदानी, गोदावरी का तटवर्ती प्रदेश और यह दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन सा है? तो असमक है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी और यह प्रयाग के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश वाला। पांचाल की राजधानी अहिछंद एवं कपिल, रुहेलखंड के पास वाला क्षेत्र जैसे कि बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, यह भी उत्तर प्रदेश में ही है। अवंती की राजधानी उज्जैनी, मालवा के आसपास का क्षेत्र। और मत्स्य की राजधानी विराटनगर, राजस्थान के अलवर, भरतपुर एवं जयपुर वाला क्षेत्र। उसके बाद दिया गया है गंधार, तक्षशिला एवं पुष्कलावती इसकी राजधानी है। यह कहाँ है? तो आधुनिक अफगानिस्तान का पूर्वी वाला भाग। सूर्यसेन मथुरा उत्तर प्रदेश। कम्बोज राजपुर श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। रावलपिंडी पेशावर वाला क्षेत्र पाकिस्तान में। एक बार इसे फटाफट देख लेते हैं महाजनपद और राजधानी, यहाँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। मगध की राजधानी राजगृह, अंग की राजधानी चंपा, काशी की राजधानी वाराणसी, बज्जी वैशाली, कौशल श्रावस्ती, कुरु इंद्रप्रस्थ, चेंदी शक्तिमती, मल महाजनपद कुशीनगर, असमक पोटला, वत्स कौशाम्बी, पांचाल अहिछंद एवं कपिल, मत्स्य विराटनगर, अवंती उज्जैनी एवं महिष्मती, गांधार की राजधानी तक्षशिला एवं पुष्कलावती, सूर्यसेन की राजधानी मथुरा, कम्बोज की राजधानी हाटक या फिर राजपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे मौर्य काल। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व का काल मौर्य काल का है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो पन। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था। अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन था? विशाखदत्त, जिसके इस पुस्तक से मौर्य काल के बारे में जानकारी हमें मिलती है। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी है? क्या हो जाएगा? अशोक का नाम। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? यह हो जाएगा बौद्ध धर्म। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? तो बौद्ध धर्म का। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? क्या हो जाएगा? कारुबाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? क्या हो जाएगा? मागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया था? तो 7 श्रेणियों में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, विशेषता और क्षेत्र दिया गया है तो देख ही लिए थे। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? वही क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कौन से जिले में? रायसेन जिले में। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था तो लकड़ी का बना था। बराबर जो कि गया जिले की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीवकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, क्या बताया है? भावरू स्तंभ में।
अर्थशास्त्र का लेख समकालीन था चंद्रगुप्त का। अर्थशास्त्र का लेख समकालीन किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य वंश ने। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र, माफ करिएगा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका, जिसकी रचना किसने किया? तो मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का यह राजदूत था। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। भाषा प्राकृत है। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाना जाता था? विष्णुगुप्त के नाम से। राज के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंग कौन सा था? तो हो जाएगा मित्र। 7वां अंग मित्र। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? डिमेकस भारत आया था बिंदुसार के समय में। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र के। कुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। कुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। इसका प्रमाण है देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि होना। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप को है। उन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के लेखों ब्राह्मी लिपि का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो यह हो जाएगा तक्षशिला। तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ था। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। यह कौन सा अभिलेख है? तो यह है कालसी अभिलेख। सांची का स्तूप किससे बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन शिलालेख 13 में है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 305 ईसा पूर्व में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? तो मेगास्थनीज की। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह उक्ति किसकी है? मेगास्थनीज की। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गूढ़ पुरुष। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तुर्मय मिस्र का। किस ग्रंथ में क्षुद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? किस ग्रंथ में क्षुद्रों के लिए आर्य शब्द? तो अर्थशास्त्र में। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15 अधिकरण में विभाजित है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तचाप देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। 261 पूर्व, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष। अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है दूसरा एवं 13वां, माफ करिएगा, दूसरा एवं 13वां में अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक के मनसेहरा एवं सहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी भाषा। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने। किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो माँ छत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अब यहाँ से मौर्योत्तर काल है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? पुष्यमित्र शुंग ने। कण्व या फिर कान्व वंश का संस्थापक वसुदेव। सातवाहन या फिर आर्य सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो पतंजलि जो थे यह पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख शक राजा रुद्रदामन के द्वारा। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ से शुरू किया? तो महाराष्ट्र से। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? तो कुडुलकटफिसस ने। ऑप्शन नंबर, सॉरी माफ करिएगा, कुडुलकटफिसस नहीं होगा, कुडुलकटफिसस द्वितीय। किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया? शकों ने। छत्र प्रणाली शकों ने। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वास्तुकला के क्षेत्र में। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया? तो ग्रीकों के द्वारा। प्रथम बार सैनिक शासन ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज था। यह हो जाएगा बैक्ट्रिया।
सर्वप्रथम रोम के साथ किस लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो तमिलों एवं चेरों का जो व्यापार रोम के साथ पहली बार प्रारंभ हुआ था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? यह हो जाएगा कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण है? तो भारत ग्रीक शैली का। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर या फिर सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो कुषाण। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? तो कुषाणों ने। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज कौन सा था? तो यह हो जाएगा सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कर्ण वंश। ट्रिक याद रखिएगा, हसीन मशूक साहब बहुत बार बता चुकी हूँ। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ ने। उत्तर तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 57 ईसा पूर्व में। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा प्राकृत। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं तो गांधार। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। पुरुषपुर किसका नाम है? तो पेशावर का नाम है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियन ने। स्वर्ण मुद्राएं सर्वप्रथम किसने? इंडो बैक्टीरियन ने। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह मथुरा संग्रहालय में। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहन। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? यवनिका का शुभारंभ यूनानियों ने। पर्दा प्रथा का शुभारंभ यूनानियों ने। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? तो कनिष्क ने। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो कनिष्क के राज्याभिषेक के दौरान ही शुरू किया गया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है तो भारत में। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में जो है पाकिस्तान में स्थित है। वर्तमान में तक्षशिला पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। चाणक्य, चरक आदि ने यही शिक्षा प्राप्त की थी। राजा तक्ष ने इसका निर्माण करवाया था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो खारवेल। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ? तो कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन किया गया था। योधेय सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो 81 ईस्वी सन। अश्वघोष किसका समकालीन था? तो कनिष्क का। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई थी कुषाण काल में। बाल विवाह की प्रथा कुषाण काल में। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में। आज सातवाहन मत्स्य पुराण। पूर्व रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? यह हो जाएगा विधि के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में। अब हम लोग देखने वाले हैं संगम काल। संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? तो कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में। संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में। तोल्कापियन ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल भाषा में। किस संगम युगीन राज के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो पांड्य। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कनवर्गी के मंदिर का निर्माण करवाया था? पत्नी पूजा प्रारंभ करवाया था सेन गुटवन ने। इसे लाल चेर भी कहा जाता है। तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है? तोल्कापियम। मुंजरिस किस राज का प्रमुख बंदरगाह था? चेर वंश का मुंजरिस। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे? प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे? तो स्कंद या फिर कार्तिकेय। संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? यह हो जाएगा राजा के लिए। राजा के लिए। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है शिल्पाधिकारम को। चेर वंश का शासन किस क्षेत्र में था? तो केरल वाला क्षेत्र। चेर वंश का प्रसिद्ध शासक सेन गुटवन। चोल वंश का प्रसिद्ध शासक करिकाल था।
चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र उदयपुर था। तोल्काप्पियम की रचना किसने की? तोल्काप्पियर ने की थी। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो मनरम कहा जाता था। फास्ट तरीके से चलेंगे। पांड्यों की राजधानी क्या थी? तो मदुरै थी। पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तमिल का गौरव ग्रंथ चिंतामणि जैन धर्म से। संगम किससे संबंधित है? विद्वानों से। स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासकों ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो पांड्य नरेश ने। तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तमिल काव्य का ओडिसी मणि मेखलाई को। पुहर या कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की? करिकाल ने। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? तो स्कंद या कार्तिकेय। अब यहाँ पर दिया गया संगमों का आयोजन। प्रथम संगम मदुरै, दूसरा हुआ था कपाटपुरम या फिर अलेवे में, और तीसरा संगम मदुरै में। प्रथम संगम के अध्यक्षता अगस्त्य ने किया था, अगस्त ऋषि ने किया था। द्वितीय संगम अख्तियार अगस्त ऋषि, और तृतीय संगम का जो अध्यक्षता किया था नकियर ने। नेक्स्ट है गुप्त काल। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, 319 ईसा पूर्व से लेकर के 540 ईसा पूर्व, नहीं ईसा पूर्व नहीं होगा, 319 ईसा पूर्व ईस्वी से लेकर के 540 ईस्वी, यहाँ पे ईसा पूर्व नहीं होगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त किसके समान थे? कुषाणों के। गुप्त किसके समान थे? समंतों के। किसके समान थे? कुषाणों के। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? आर्यभट्ट। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी संस्कृत थी। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो गुप्त काल से। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो शंभु द्वितीय विक्रमादित्य का। अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? तो हो जाएगा बौद्ध धर्म। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था नालंदा। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त, और इसी में सबसे पहले सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसकी पुस्तक फो, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में चीनी यात्री था। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को। फायान कहाँ का निवासी था? चीन का। सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था? वाकाटक वंश। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेखों में सक्रोपम कहा गया? स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया? तो कहोम स्तंभ लेख में। कहोम स्तंभ लेख में। फायान और हेनसोंग ने किनके राज्यों को देखा? फायान और हेनसोंग ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एवं हर्षवर्धन क्रमशः। फायान ने देखा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, और हेनसोंग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। धनवंतरी थे। धनवंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्न में से एक, जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? गुप्तकालीन शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? 16, 17 एवं 19। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से। अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक दरबार से जुड़े हुए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संबंध जो 319 में प्रारंभ की गई थी, को प्रारंभ करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संबंध का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने राजारोहण के स्मारक के रूप में। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस वंश के शासकों ने मंत्रियों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? सबसे अधिक गुप्त वंश से। शुरुआत किया था सातवाहनों ने। दिल्ली की मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? चंद्रगुप्त की। कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र था। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग के। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में। किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी थी।
तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था, तो भारत में वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। किस राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम देवगुप्त था। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। परम भागवत चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त। निर्माण हरिशय ने करवाया था। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, स्कंदगुप्त। शक विजेता किसे कहा जाता है? शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को, और इस उपलब्धि में इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? चंद्रगुप्त प्रथम ने। कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? गुप्त वंश। अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो बाघ में, धार में है। गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया? 319 से 500 ईस्वी। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई गुप्त काल में। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? कुमार संभवम। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? एरन अभिलेख से। मिहिर कुल का संबंध था हुनों से। मिहिर कुल का संबंध हुनों से। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की, चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? ताम्र लिप्ति से। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक। चांदी के सिक्के रूपक कहलाते थे। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमार गुप्त प्रथम को। पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। एक मिनट, पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। पुंडवर्धन प्रांत जो है उत्तर बंगाल में। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक रामगुप्त। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला शासक कौन था? दिया जाएगा रामगुप्त। गुप्त शासक का प्रथम शासक था जिन्होंने तांबा का सिक्का जारी किया था। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? यह होती है अभिज्ञान शाकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? तो गुप्त युग को। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? कालिदास ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है गुप्त काल। गुप्त युग में भू राजस्व की दर उपज का 6ठा भाग था। अब आगे है पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश। गुप्तोत्तर काल हम लोग देखने वाले हैं। चलिए इसे भी देखते हैं। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? बताइएगा। पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वंश का सबसे प्रतापी राजा हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो हेन स्वांग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि था? तो हर्षवर्धन के। हेन स्वांग भारत में लगभग कितने साल रहा था? तो यह आया था 629 ईस्वी में और 645 में गया था, तो लगभग 14 वर्ष। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। यह होल अभिलेख से जानकारी मिलती है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो नर्मदा नदी के किनारे। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी? बाणभट्ट ने। हर्षचरित बाणभट्ट ने। कादम्बरी बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? थानेसर, हरियाणा में। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संबंध की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? हर्ष संबंध की स्थापना किस उपलक्ष्य में? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। हेन स्वांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी था थानेसर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? तो हर्षवर्धन, खुद ही हर्षवर्धन था। नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली की रचना हर्षवर्धन ने किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कन्नौज व प्रयाग में। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? तो हर्षवर्धन थे। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो हर्षवर्धन ने। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में हेन स्वांग को याद करने का मुख्य कारण है सी यू की रचना। हेन स्वांग को किसे शिलादित्य कहा? हर्षवर्धन को। हेन स्वांग ने किसे शिलादित्य कहा? हर्षवर्धन को कहा था। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो शशांक।
शशांक की हत्या हर्षवर्धन ने ही की थी। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? बाणभट्ट के द्वारा। एक चालुक अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया गया हुआ है, उसका तुल्य वर्ष है 634 हो जाएगा। 78 जोड़ देंगे। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित है? कल्हण की। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थनेसर से कहाँ स्थापित की थी? कन्नौज। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? प्रयाग में। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को रोका पुलकेशिन द्वितीय ने। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है तो रेशम के लिए। कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से? इनतु के नाम से। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? मुसलमान। बख्तियार खिलजी ने ही आक्रमण किया था। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन था? कन्नौज था। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ है: जोशीमठ, द्वारका, पुरी तथा सिंगेरी। सिंगेरी दक्षिण में है, पुरी पूर्व में स्थित है, द्वारका पश्चिम में स्थित है और जोशीमठ उत्तर में। अब है प्राचीन भारत और विविध। चलिए इसे भी देखते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जहां महापाषाण काल में उपयोग लाए जाते थे। क्या लाए जाते थे? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्र। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भारतीयों में अनुवाद किया जा चुका है? 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में। तो पंचतंत्र रचना विष्णु शर्मा। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित। नाट्यशास्त्र रचना भरत मुनि। इतिहास के पिता हेरोडोटस। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित है? तो सिंधु व झेलम नदी के बीच। आई होप यह क्लियर हो गया होगा। आगे दिया गया है, वह अंग्रेज कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे शिकार। किसको चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? तो यह भाष्य। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो तर्कशास्त्र के लिए। उस स्रोत का नाम बताया जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? तो यह मिलित पन्हों। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है? तो क्रो मैग्नन मनुष्य। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज क्रो मैग्नन मनुष्य है। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस प्रस्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? अरिकमेडु से। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप ब्राह्मी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो चावल। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना रुद्रदामन के। कौन सा बंदरगाह पोडू के नाम से दी पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी के अज्ञात नामालेख को ज्ञात था? क्या हो जाएगा? अरिकामेडु। अरिकामेडु। आगे बढ़ते हैं। तमाश्रम या फिर ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? खरोष्ठी लिपि। दाईं ओर से बाईं ओर खरोष्ठी लिपि अधिकतर जो मिली है अभिलेख यह पाकिस्तान में। मालती माधव के लेखक कौन थे? तो भवभूति। मुद्रा राक्षस नामक लेखक विशाख दत्त। किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? खजुराहो मंदिर चंदेल वंशों ने। आम्बू का जैन मंदिर किससे बना है? संगमरमर से। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी? एलिफेंटा की गुफाएं शैव धर्म के लिए। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है राष्ट्रकूटों को। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में। नाम चेंज कर दिया गया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन ने। किस मंदिर को काला पैगोडा के नाम से जाना जाता है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि उड़ीसा में स्थित है। हमने प्राचीन काल को कंप्लीट कर लिया। आगे हम लोग मध्यकालीन भारत, उसके बाद हम लोग आधुनिक भारत को भी देखेंगे। आई होप यह क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। बिल्कुल फास्ट तरीके से मैं करवाई इस कारण से ही कि एक वीडियो में ही कंप्लीट हो जाए और आप लोग को फास्ट तरीके से रिवीजन हो जाए, ज़्यादा टाइम आप लोग को मैं ना लूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री देखने वाले हैं। वन लाइनर फॉर्म में रहेगा और कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर जो टॉपिक दिया गया, यूरोपियों का आगमन। यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए?
भारत में सबसे अंत में कौन आए थे? तो फ्रांसीसी, और सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना की गई थी 31 दिसंबर 1600 को, और उस समय मुगल शासक अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? 15 अगस्त 1947 के बाद भी कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो यह गोवा सबसे पहले आया और सबसे अंत में गया। कौन? पुर्तगाली लोग। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? तो यह अकबर था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो सूरत में। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में। कौन सा युद्ध निर्णायक हुआ था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। किसके बीच? तो अंग्रेज के बीच और फ्रांसीसी के बीच, जिसमें अंग्रेज ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया था। वही बेदरा का जो युद्ध हुआ था 1759 ईस्वी में हुआ था, अंग्रेज और डच के बीच, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया था। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? वास्को डी गामा ने। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? या वास्को डी गामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? मछलीपट्टनम में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ था। टॉमस स्मिथ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो हॉकिंस को। 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीन कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो यह प्राप्त होता था बिहार से। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो यह हो जाएगा सूरत में। सूरत में। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो प्रथम दुर्ग का निर्माण कोचीन में किया था। कब? 1503 में। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो यह पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, यूपी पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामूहिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम सामूहिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? पुर्तगालियों ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो यह बनाया था पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? तो जॉब चार्नक था। जॉब चार्नक कलकत्ता का संस्थापक। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो डच ने। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जहांगीर के समय। ऑप्शन नंबर बी। आईएएस प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड को। सर जॉन चाइल्ड को। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की वह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह था। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था, यह हो जाएगा हुगली। हुगली में स्थापित की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा फैक्ट्री। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, तो हो जाएगा मुंबई। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर मुंबई है। 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो सबसे पहले अंबर का युद्ध हुआ था, उसके बाद प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध और बक्सर का युद्ध। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं? बताइएगा। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं? तो यह गलत दिया गया है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो यह प्राप्त की थी जहांगीर से। जहांगीर से। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो वास्को डी गामा ने। 17 मई 1498 को भारत आया था।
तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? तो पेरिस की संधि के द्वारा। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? तो कालीकट के राजा जमोरी ने, कालीकट या फिर कोझिकोड के राजा जमोरी ने स्वागत किया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? तो कालीकट में। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? 1717 ईस्वी में फर्रुख सियर ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय ने। बेसिन की संधि 1802। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी हेस्टिंग दिया गया है। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्को। अल्फांसो डी अल्बुकर्को। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन बना? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सॉली या फिर सॉली के स्थान पर हराया? किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सॉली या फिर सॉली के स्थान पर हराया? तो थॉमस बेस्ट ने। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? गोवा पर अधिकार किया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना था। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? पुर्तगाली। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट में। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की? तो सर थॉमस रो या फिर सर टॉमस रो। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान से। बीजापुर के सुल्तान से। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में, और भारत में भी 1498 में ही आ गए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? 1600 में। भारत कब आए? 1608 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? तो 1602 ईस्वी में, और भारत कब आए? 1605 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? तो 1664 ईस्वी में, और भारत कब आए? तो 1668 में। 1668 में। चलिए अब टॉपिक नंबर 2 है सामाजिक धार्मिक आंदोलन। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था तो ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना 1828 राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? तो एकेश्वरवाद का प्रचार करना। एकेश्वरवाद का प्रचार करना। मूलतः किसका प्रयास से सती प्रथा को उन्मूलन हुआ? तो यह प्रयास किया था राजा राम मोहन राय ने, और 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। अलीगढ़ में स्थित मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? अलीगढ़ में स्थित मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? तो सैयद अहमद खान ने। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? आर्य समाज धार्मिक अनुसंधान व मूर्ति पूजा। धार्मिक अनुसंधान व मूर्ति पूजा। आर्य समाज इसके विरुद्ध था। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरेजियो। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ मुख्य कार्यालय स्थापित किया? तो 1882 ईस्वी में अडियार में। किस से महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? आत्मसम्मान आंदोलन चलाए थे कौन? तो ईवी रामास्वामी नायकर। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो यह नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। और मूल शंकर किसका नाम था? तो मूल शंकर नाम था दयानंद सरस्वती का। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 19वीं 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया?
19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया? तो दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्मग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने। कब? 1873 ईस्वी में। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 27 सितंबर 1833 को हुई थी। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। कब स्थापना किया गया था? तो 1897 में। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना को बनाया गया था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? दास प्रथा का अंत किया गया 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन बरो के समय। लॉर्ड एलन बरो के समय दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ठगी प्रथा 1830 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो विलियम बेंटिक के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है यह व्याख्या की गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है यह व्याख्या किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने ही सबसे पहले स्वराज और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात कही थी। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय ने अपनी असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। तो इनका काम था समाज सुधार में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो सैयद अहमद खान ने। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम? तो इनका मूल नाम जो है मूल शंकर है। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्य वर्ग के अंतर्गत। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप? तो केशव चंद्र सेन के फलस्वरूप। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग ने। आत्माराम पांडुरंग ने। प्रेरणा केशव चंद्र सेन से। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की वागडोर संभाली? किसने संभाली? तो रामचंद्र विद्या बागीस। यह ज्ञान बिंदु का अगर देखे होंगे बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट, उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था। रामचंद्र विद्या बागीस ने संभाला था। अगर ए ऑप्शन में नहीं रहे रामचंद्र विद्या बागीस, तब देवेंद्र नाथ टैगोर को टिक कर सकते हैं। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसके स्थापना से जुड़े हुए थे? राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कहाँ? तो कलकत्ता में। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए थे अबुल कलाम आज़ाद, और यह सबसे कम एज में कांग्रेस की अध्यक्षता किया था। कब? 1923 ईस्वी में दिल्ली में। और सर्वाधिक जो अध्यक्ष रहे थे यही रहे थे सर्वाधिक काल तक, 1940 से लेकर के 1946 तक। 1940 में रायगढ़ में हुआ था, उस समय यह अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? कूका आंदोलन जो चला था 1830 से 31 में पंजाब वाले क्षेत्र में, और गुरु राम सिंह इसका नेतृत्व किए थे। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है तो आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना 1875। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? तो 1896 में नहीं, 1897 में। मैंने 1897 ही पढ़ा है, आप लोग भी एक बार कन्फर्म हो जाइएगा, 1897 ही होगा। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है?
महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख को? शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद भाग लिया था का आयोजन कब हुआ था? तो सितंबर 1893 में। शिकागो धर्म सम्मेलन सितंबर 1893 में हुआ था। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कहाँ था? तो यह हो जाएगा कमारपुकुर गांव, हुगली जिला। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कमारपुकुर गांव, हुगली जिला, बंगाल। ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा इसमें प्रश्न दिए गए हैं। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो बेलूर में। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर। देव समाज का संस्थापक कौन था? तो देव समाज का हो जाएगा शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिवदयाल साहब। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित राजा राम मोहन राय। मिरात उल अखबार किस भाषा में थी? यह फारसी भाषा में छपती थी। संवाद कौमुदी जो छपती थी यह बंगाली भाषा में। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रण करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन है? तहजीब उल इखलाक के रचनाकार सैयद अहमद खां। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन है? तो सैयद अहमद खां। किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है, आप लोग पूरा वीडियो देखने का प्रयास करिएगा। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। हालांकि स्वराज को कांग्रेस ने कब अपनाया? 1906। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी। कहाँ? कलकत्ता। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। एम.सी. सीतलवाड़, वी.एन. राव तथा अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। एम.सी. सीतलवाड़, वी.एन. राव तथा अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन के। अहमदिया या फिर कादियानी आंदोलन किसने आरंभ किया था? अहमदिया या फिर कादियानी आंदोलन 1889-90 में किसने आरंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? शुद्धि आंदोलन का समर्थन आर्य समाज ने। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो हो जाएगा बहरामजी एम मालावारी। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बहरामजी एम मालावारी। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तो आत्मीय सभा 1815। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय ने। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय 1828। देख सकते हैं MT-PCH, उत्तराखंड PCS में यह सब क्वेश्चन किया गया है। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? यह हो जाएगा ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है तो यह हो जाएगा एक देववाद पर, एकेश्वरवाद पर। UP-PCS प्री में पूछा गया प्रश्न है। शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। यह भी क्वेश्चन शायद बिहार दरोगा में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है 1875। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर चलो किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने।
देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1906 ईस्वी में। यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस में यह क्वेश्चन किया गया है। अब टॉपिक नंबर 3, जातिगत जनजातीय किसान मजदूर आंदोलन देखने वाले हैं। चलिए इसे भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है? तो बीवी गिरी का। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था? तो पहला फैक्ट्री अधिनियम 1881 लॉर्ड रिपन के समय। दूसरा कारखाना अधिनियम 1882 लॉर्ड लैंसडाउन के समय। तीसरा कब लाया गया था? 1881, 1891 में दूसरा लाया गया था, माफ करिएगा 1 मिनट। 1881 में पहला कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय। तीसरा कारखाना अधिनियम 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय। चौथा 1922 ईस्वी में। चौथा कब लाया गया था? 1922 में। और पाँचवा 1934, पाँचवा 1934 और छठा 1944। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? छोटा नागपुर। बिरसा मुंडा का संचलन खास करके रांची वाला क्षेत्र में रहा था। यहाँ पर दिया गया छोटा नागपुर, इसे भी ध्यान रखिएगा। वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 कहाँ चलाया गया? तो केरल में। वाइकोम सत्याग्रह केरल में। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय के प्रावधान किए गए? तो बच्चों की सुरक्षा के प्रावधान भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में किया गया था। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित किए गए? यह द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय लाया गया था। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का मनु कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। महाराष्ट्र के एक महार परिवार से संबंध रखने वाले भीमराव अंबेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था वो बताना है। यह हुआ था महू छावनी, मध्य प्रदेश। भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा योगदान दिया था? भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में सर्वाधिक योगदान बड़ौदा के महाराज ने। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। 1899-1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन था? बिरसा मुंडा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। सिद्धू कानू ने नेतृत्व किया था और मेजर बारो को पराजित किया था। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बम्बई में अखिल व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। 1895 से 1900 के बीच ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय कब था? तो 1926 से 1939। हो विद्रोह कब हुआ था? तो 1820-21 में। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 ईस्वी में, छोटा नागपुर वाले क्षेत्र में। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई तो बेठ बेगारी पर। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई बेठ बेगारी पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं तो हो जाएगा खोंड जनजाति। मानव बलि प्रथा का निषेध करने पर विरोध किया था। मानव बलि पर रोक किसने लगाया था? तो हार्डिंग द्वितीय ने। हार्डिंग द्वितीय ने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला M.N. राय। एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया M.N. राय थे। कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू का। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो खासी जनजाति। सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व किसके बीच में हुआ था? पूना समझौता
24 सितंबर 1932 को हुआ था। लक्ष्मीकांत बुक के अनुसार, कहीं कहीं 26 सितंबर भी दिया हो रहा था, लेकिन लक्ष्मीकांत जो बुक है उसमें 24 सितंबर ही दिया गया है। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन सा था? तो हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 कौन था, क्या था? तो नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो लखनऊ में आयोजित की गई। अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो स्वामी सदानंद सरस्वती को। और महासचिव किसे बनाया गया था? बताइएगा, महासचिव किसे बनाया गया था? नरेंद्र देव को। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवली में भयंकर दंगे हुए थे? किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नाडार के द्वारा। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के ने। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो सरकार को लगान देना बंद करना नहीं, कम करना। सरकार को लगान देना बंद करना नहीं होगा, नगद में परिवर्तन करना उद्देश्य था। नगद में परिवर्तन करना चाहते थे, मेरे ख्याल से ही होना चाहिए, नगद में परिवर्तन करना चाहते थे। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 ईस्वी में। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया से। उनगुलान या फिर महाविद्रोह किससे जुड़ा है? तो बिरसा मुंडा से। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 में। खैरवार आदिवासी आंदोलन 1874 में। मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था? तो मालाबार तट केरल में 1921 ईस्वी में। गुलामगिरी के लेखक कौन था? तो ज्योतिबा फूले हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है तो सन्यासी विद्रोह पर। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो वाकास्त भूमि की वापसी की मांग। मुंगेर की बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य वाकास्त भूमि की वापसी की मांग। बीपीएससी क्वेश्चन किया गया है, बीपीएससी में यह क्वेश्चन किया गया है। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? बिरसा मुंडा, जिसे धरती आबा कहा जाता है, जगत पिता कहा जाता है। मोपला आंदोलन 1921 कहाँ हुआ था? तो मालाबार तट केरल में हुआ था। अली मुस्लियार ने नेतृत्व किया था। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? असम वाले क्षेत्र में। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? प्रताप के। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? तो पीएन मुदालियार। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के संस्थापक कौन थे? द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के संस्थापक कौन थे? तो अन्ना दुरे। अब टॉपिक नंबर 4, भारत का स्वतंत्रता संग्राम। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे ने। कानपुर में नेतृत्व तात्या टोपे ने। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या है? तो यह जगह मणिकर्णिका। इनका जन्म बनारस में हुआ था, वाराणसी में। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के क्रांति में तटस्थ रहे, आमीन दूरी बनाए रहे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? नामधारी सिखों ने। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 9 मई 1858 में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी भारतीय सेना में चलने वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? अंग्रेजी भारतीय सेना में चलने वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो जनवरी 1857 में।
कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने। कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टन था। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे को। बीपीएससी में सब क्वेश्चन किया गया है। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो यह किया था वखत खान ने। हालांकि नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया था। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा बेंजामिन डिज़रायली ने। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। वीडी सावरकर ने। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा और पठान। किसे 1857 के विद्रोह के सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह जफर को। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो रंगून, म्यांमार में। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसके 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैंपबेल का। 1857 की क्रांति का क्या निश्चित किया गया था? 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो कमल एवं रोटी, कमल एवं चपाती। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858 को। इलाहाबाद को एक दिन के लिए राजधानी बनाया गया था, आपातकालीन राजधानी बनाया गया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया, तो गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े हुए थे? तो बैरकपुर के। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, तो यह कहा था वीडी सावरकर ने। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था। मेरठ में विद्रोह 10 मई 1857 को। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो मेरठ से। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसे चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो मंगल पांडे। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की? दिसंबर 1856 में। कहीं कहीं दिसंबर दिया रहता है, कहीं कहीं जनवरी 1857 दिया रहता है। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो मेरठ छावनी से। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो अवध से था। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो बिहार से। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे का। ऑप्शन नंबर बी। यूपीपीसीएस, यूपी यूडीए, एलडीए में क्वेश्चन किया गया है। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। वही क्वेश्चन दिया गया यूपीपीसीएस में किया गया क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ पीसीएस। किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया? 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। 1858 वायसराय का पद लाया गया था। किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया? 1857 की क्रांति। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित है तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया? तो लखनऊ से। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो साहूकार और जमींदार ने। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। गुडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कहाँ था? तो कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह होना चाहिए, 1844 में हुआ था कोल्हापुर में। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया?
भगत सिंह ने। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो शहादत खान ने। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। गवर्नर जनरल एवं वायसराय से संबंधित विशिष्ट कार्य दिए गए हैं। वॉरेन हेस्टिंग के समय रेवेन्यू, फौजदारी व अपीलीय न्यायालयों की स्थापना की गई थी। कॉर्नवाली के समय अस्थायी भूमि बंदोबस्त लाया गया था। 1793 में बिलेजरी सहायक संधि प्रणाली लाई थी। 1798 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। 1829 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के समय रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। नर बलि प्रथा पर रोक लगाया गया था। डलहौजी के समय रेल, डाक, तार एवं लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। कैनिंग के समय कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वहीं रिपन के समय प्रथम फैक्ट्री एक्ट लाया गया था। प्रथम बार 10 की जनगणना प्रारंभ हुई थी। लेंस डाउन्स के समय भारत और अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरेंट रेखा का निर्धारण किया गया। करजन के समय बंगाल का विभाजन किया गया। कब विभाजन हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। घोषणा कब हुई थी? बताइएगा, घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी। कहीं कहीं 19 जुलाई भी दिया रहता है, तो 20 जुलाई 1905 को घोषणा अलाउ कर दिया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को। मिंटो के समय पृथक निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था किया गया था 1909 में। हार्डिंग के समय भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई 1911 में। जेम्स फोर्ड के समय रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इरविन के समय गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। बेवल के समय शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन हुआ था। वही माउंटबेटन के समय भारत विभाग व भारत की स्वतंत्रता। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे नरमपंथी उदारवादी चरण, और कुछ टॉपिक दिया गया है गर्मपंथी चरण। यह सब हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। उसके बाद गांधी युग भी देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।